रही थी और पति अनुराग सोफे पर बैठा बिजनेस की फाइलें देख रहा था। अरे बहू, जरा अपनी उम्र का तो ध्यान रख। दो जवान बहुओं की सास बन चुकी है, लेकिन अभी भी तेरा ये सजना सवरना और ये तड़क भड़क कम नहीं हो रहा। बहुएं अंदर तैयार हो रही हैं और तू उनसे पहले हीरोइन की तरह सज कर बैठ गई है। अरे माँ, रहने दीजिए ना, अब इस बात पर सुबह सुबह बहस करने की क्या जरूरत है। वो फिट रहेंगी, अच्छी दिखेगी तो इसमें मेरा ही स्टेटस बढ़ेगा। आखिर उसे मेरे साथ कितनी बड़ी बड़ी बिजनेस मीटिंग्स में और पार्टियों में जाना पड़ता है, मेरी वाइफ के तौर पर। हाँ, तुम्ही ने तो सर चढ़ा रखा है इसे। कल को ये बहुओं के सामने सास नहीं, उनकी सहेली बनकर नाचेगी, तब समझ आएगा तुम्हें। दादी सास की बातें सुनकर माधवी के दिल पर ठेस पहुंचती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। तभी सीढ़ियों से दौड़ती हुई माधवी की 18 साल की बेटी अंतरा आती है। अरे वाह मम्मी, आप कितनी हॉट और फिट लग रही हो, नजर ना लगे आपको। आपके सामने तो पापा, प्रेम भैया और अक्षय भैया भी बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं। थैंक यू बेटा, आखिर सिंघानिया खानदान का रुतबा हमेशा टॉप पर रहना चाहिए। चलो अब सब लोग रिसेप्शन की तैयारियां फाइनल करो, मेहमान आने वाले होंगे। शाम होते ही शहर का सबसे आलीशान मैरिज हॉल लाइट्स की रोशनी में जगमगा रहा था। तभी माधवी और अनुराग को बधाई दे रहे थे सभी। अरे वाह माधवी भाभी, नमस्कार। भाई अनुराग, मानना पड़ेगा यार, ये जो रिसेप्शन का भव्य डेकोरेशन है, लगता है ये पूरा का पूरा आइडिया हमारी भाभी जी का ही था। जी अभय जी, आपका स्वागत है। दरअसल हमारा ज्वेलरी का बिजनेस है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार थीम थोड़ा डायमंड ही रखा जाए। इससे हमारे बिजनेस की एक खूबसूरत झलक भी मेहमानों को दिखेगी। कैसा लग रहा है आपको? भाई लाजवाब भाभी जी, बहुत ही बेहतरीन थीम है। मैं तो सोच रहा हूँ कि अगले महीने जो हमारी नई ज्वेलरी ब्रांच की ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है, उसमें भी हम यही थीम रखेंगे। थैंक यू अभय जी। अगर आप चाहें तो उस ओपनिंग सेरेमनी में डायमंड्स के साथ कुछ पुरानी फैमिली स्टोरीज भी विजुअल्स के जरिए जोड़ सकते हैं। इससे ग्राहक सीधा जुड़ाव महसूस करेंगे। अरे वाह, कमाल है भाभी जी, आपके पास तो इतनी बेहतरीन बिजनेस स्ट्रेटजीज भी हैं। अरे भैया, मैं कहाँ तुम इसके चक्कर में लग गई हो। ये तो बस दिन भर घर में खाली बैठी रहती है, मोबाइल पर 2-3 रील्स देख लेती है और यूट्यूब की कुछ वीडियो देखकर यहाँ ज्ञान बांटने लगती है। इस नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर मैंने बिजनेस करना शुरू कर दिया ना, तो 2-4 दिन में मेरा बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। अनुराग की यह बात सुनकर वहां खड़े अन्य बिजनेसमैन जोर जोर से हंसने लगते हैं। माधवी का हंसता हुआ चेहरा पल भर में मुरझा जाता है। परायों की महफिल में जब अपने ही खंजर चलाएं तो गैरों की हंसी भी जख्म बन जाती है। अरे भाई अनुराग, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाभी जी का आइडिया वाकई बहुत यूनिक था और तुम्हें सबके सामने अपनी पत्नी को इस तरह नीचा नहीं दिखाना चाहिए था। अरे अब तुझे मुझसे ज्यादा फिक्र हो रही है क्या मेरी पत्नी की? मेरी पत्नी है वो, मुझे अच्छे से पता है कि उसे कैसे संभालना है। चलो ड्रिंक्स लेते हैं। अनुराग अभय को लेकर आगे बढ़ जाता है। माधवी भी हॉल के एक शांत कोने की तरफ जाती है जहां दादी सास बैठी थी। थोड़ा तो शर्म करती बहू, जरा स्टेज पर देख। तेरी छोटी बहू शिवानी और बड़ी बहू प्रेरणा भी तुझसे कम तैयार हुई है और तुम इस ढलती उम्र में सबसे ज्यादा सज धज के बैठ गई हो। माँ जी बस करिए ना, हर वक्त हर जगह बस आप लोगों को मैं ही बुरी दिखती हूँ। प्लीज आज के दिन तो बस करिए। माधवी उदास होकर वहां से जाने लगती है। तभी वहां उसे अभय की पत्नी माधुरी मिलती है। अरे माधवी, सुनो तो, अभय तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था। अभी कह रहा था कि माधवी भाभी के पास बहुत ही शानदार बिजनेस माइंड है। ऐसा कुछ नहीं है माधुरी, अभय जी बस बहुत अच्छे इंसान है, इसीलिए वो मेरी तारीफ बड़प्पन में कर देते हैं। नहीं बहन, वो घर पर भी हमेशा तुम्हारी ही बातें करता रहता है। कभी कभी तो मुझे सचमुच तुमसे जलन होने लगती है। तभी स्टेज से नीचे उतरकर छोटी बहू शिवानी वहां से गुजरती है और सासू माँ की बातें सुनकर मजाकिया अंदाज में बीच में कूद पड़ती है। वैसे माधुरी आंटी, हमारी मम्मी जी इतनी मॉडर्न और फिट है कि कोई भी अंकल उनकी तारीफ करे तो आपका जेलस होना तो बिल्कुल बनता है ना आंटी। देर रात रिसेप्शन पार्टी खत्म होती है। माधवी अपने पति के साथ कमरे में बातें करती है। अनुराग, आप अभी तक कमरे में मुझसे इस तरीके से बात करते थे, मैं सह लेती थी, लेकिन आज इतने बड़े फंक्शन में सबके सामने तो कम से कम थोड़ा लिहाज करते। मैं आपकी पत्नी हूँ। ओहो, अब रात के 2 बजे तुम अपना ये लेक्चर शुरू मत करना। माँ जी भी तो सबके सामने मुझे मेरी उम्र को लेकर टोक रही थी। क्या उनका ऐसा करना सही था? तो मम्मी बिल्कुल ठीक ही तो कह रही है। अपनी उम्र देखो, 50 की हो गई हो। अब इस उम्र में तुम्हें क्या हीरोइन बनना है? थोड़ा कायदे से रहा करो। अच्छा, खुद जो आप 24 घंटे सजे धजे रहते हैं, महंगे परफ्यूम और सूट पहनते हैं, वो क्या है? क्या वो आपकी उम्र को शोभा देता है? अरे मैं इस शहर का नाम ही बिजनेसमैन हूँ, मुझे अपनी पर्सनैलिटी मेंटेन रखनी पड़ती है। और एक तुम औरत हो, और औरतें जब इस उम्र में इतनी सस्ती संवरती हैं तो जाहिर है कि वो बाहर के मर्दों को लुभाने के लिए ही ऐसा करती हैं। अनुराग, अपनी गंदी जबान संभालिए। अपनी ही पत्नी के बारे में इस तरीके की घटिया बातें करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। अपना मुंह संभाल लो माधवी, मुझे तुम्हारी उस बकवास बातों में पड़ना ही नहीं है। हटो सामने से, मैं जा रहा हूँ बाहर सोने। अनुराग पैर पटकता हुआ कमरे से बाहर चला जाता है। माधवी फूट फूट कर रोने लगती है। अगली सुबह माधवी हमेशा की तरह तैयार होकर किचन में खड़ी थी और नौकरों को अनुराग की पसंद का नाश्ता बनाने का निर्देश दे रही थी। तभी डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार आकर बैठता है। अनुराग भी नीचे आता है। अनुराग बैठो ना, देखो आज मैंने तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनवाया है। प्लीज आज नाश्ता करके ही ऑफिस जाना।
चलो शुक्र है भगवान का, थोड़ी बहुत अकल आई तुम्हें आज, वरना रोज सुबह तो तुम सज धज के अपने जिम भाग जाती थी। आज अपने पति के लिए उसकी पसंद का नाश्ता तो बनवाया तुमने। माँ जी, आपने तो बस मुझे यूं ही हमेशा के लिए अपने दिल में बुरा समझ रखा है। देखो माधवी, मेरे पास ये सब बातें सुनने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए मैं ऑफिस में ही कुछ खा पी लूंगा, मैं जा रहा हूँ। पर अनुराग, आपने तो कल रात मुझसे वादा किया था ना कि आज सुबह आप मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। मुझे आज क्लिनिक जाना था, मेरा मंथली चेकअप है। यार माधवी, तुम प्लीज मुझे सुबह सुबह इन छोटी छोटी फालतू चीजों के लिए टोकना बंद करो। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास कैसे लेकर जा सकता हूँ आज? जानती हो मैं कितना बिजी इंसान हूँ। घर में इतने सारे नौकर हैं, ड्राइवर हैं, गाड़ी उठाओ और चली जाओ। पापा, आप मम्मी पर इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? अगर वो कह रही हैं तो आपको चले जाना चाहिए था। प्रेम, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है, अपने काम पर ध्यान दो। अनुराग इतना कहकर बाहर निकल जाता है। मम्मी जी, आप उदास मत होइए। पापा चले गए तो क्या हुआ, हम है ना आपके साथ। हम लोग आपको अभी डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। हाँ मम्मी, मैं गाड़ी निकालता हूँ, चलिए हमारे साथ चलिए। नहीं बच्चों, मुझे किसी के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद अकेले चली जाऊंगी। तुम लोग चुपचाप बैठकर नाश्ता करो। माधवी अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वैसे प्रेरणा दीदी, मुझे कभी कभी मम्मी जी के लिए बहुत बुरा लगता है। पापा उनके साथ कितना रूखा बिहेव करते हैं ना। अरे ओ बहुआ, ज्यादा वकालत मत करो अपनी सास की। तुम्हारे ससुर कमाएंगे नहीं तो दिन रात ये आलीशान महल कैसे चलेगा। चलो चुपचाप नाश्ता करो सब। दोपहर के वक्त माधवी तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठकर अकेले ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। घर के कॉरिडोर में खड़ी दोनों बहुएं खिड़की से गाड़ी को जाते हुए देख रही थी। वैसे शिवानी, मुझे एक बात समझ नहीं आती, मम्मी जी हर महीने बिना किसी को बताए चुपचाप अकेले ही हॉस्पिटल क्यों जाती हैं? वो हम में से किसी को साथ क्यों नहीं ले जाती? मुझे भी नहीं पता प्रेरणा दीदी। मम्मी जी अपनी जिंदगी के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताती, और सच कहूं तो इस घर में ना सबको अपने अपने सीक्रेट्स रखने की एक अजीब सी बीमारी है। खैर हमें क्या, जब कोई बताना ही नहीं चाहता तो ज्यादा पूछकर बुरा बनने की क्या जरूरत है। जहां घर में बहुएं बातें कर रही थी, वहीं हॉस्पिटल के एक बंद केबिन में माधवी बैठी थी। उसके सामने डॉक्टर समीर उसकी पुरानी मेडिकल फाइल देख रहे थे और उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। माधवी जी, तुम पूरे 3 महीने बाद आ रही हो। तुम्हें अपनी सेहत के प्रति तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रहती है या इस रईसी में सब कुछ भूल चुकी हो? क्या करती समीर भाई, घर में बहुत काम था। पहले बड़े बेटे की शादी के काम, फिर छोटे बेटे अक्षय की शादी, और कल रात उसका ग्रैंड रिसेप्शन था। सब कुछ मुझे अकेले ही हैंडल करना पड़ा। डॉक्टर समीर माधवी की रिपोर्ट्स देखते हैं और बोलते हैं, देखा, जिसका मुझे डर था वही हुआ। तुम्हारी ये लापरवाही तुम पर बहुत भारी पड़ रही है माधवी। दिन ब दिन तुम्हारी हार्ट की कंडीशन ज्यादा खराब होती जा रही है। तुम्हारा दिल अंदर से बहुत कमजोर हो चुका है, लेकिन तुम्हें तो अपनी जान का कोई ख्याल ही नहीं है। तो क्या करूं समीर भाई, आप तो जानते हैं ना मेरे घर का माहौल कैसा है। माधवी, अब मेरी एक दोस्त और डॉक्टर के नाते सलाह मानो तो आज ही अपने घर में किसी न किसी को, कम से कम अपने पति अनुराग को, इस दिल की बीमारी के बारे में सच सच बता दो। तुम्हें इस वक्त सबसे ज्यादा आराम और स्ट्रेस से दूर रहने की जरूरत है। तुम खुश रहना होगा माधवी, वरना अटैक जानलेवा हो सकता है। नहीं समीर भाई, प्लीज, आपको मेरी कसम है, आप मेरे घर में किसी को कुछ नहीं बताएं। अनुराग के पास वैसे ही बिजनेस के 100 झंझट है, वो और चिढ़ जाएंगे। और बच्चों की अभी नई नई शादी हो, मैं उनकी खुशियों में अपनी बीमारी का ग्रहण नहीं बनना चाहती। ठीक है, तुम नहीं चाहती तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। खुद को कभी इस दुनिया में अकेला मत समझना माधवी। हॉस्पिटल से निकलने के बाद माधवी अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी। वो आईने में आगे बैठे अपने पुराने ड्राइवर रमेश को देखती है। देखो रमेश, घर पर किसी को भी कुछ बताना मत कि हम कितनी देर हॉस्पिटल में रुके थे। समझ गए ना तुम? बात बाहर नहीं जानी चाहिए। एक काम करो, अभी गाड़ी घर की तरफ मत मोड़ो। मुझे थोड़ी कॉफी पीनी है, मुझे ब्लू डायमंड रेस्टोरेंट ले चलो। जी मैम साहब, जैसा आप कहें, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। गाड़ी रेस्टोरेंट के सामने रुकती है। माधवी एक कोने की टेबल पर जाकर बैठ जाती है। तभी अनुराग का बिजनेस पार्टनर अभय वहां आता है और उसके सामने बैठ जाता है। अरे माधवी भाभी, नमस्कार। अरे ऐसी क्या बात हो गई भाभी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? जी अभय जी, नमस्कार। दरअसल घर का माहौल तो कल रात आपने देख ही लिया था, इसीलिए मैंने सोचा कि अकेले में यहाँ रेस्टोरेंट में मिलकर बात कर ली जाए। ये देखिए, मैंने कुछ डिजाइन तैयार किए हैं। कमाल है भाभी जी, अद्भुत। मुझे सचमुच समझ में नहीं आता कि अनुराग आपसे बिजनेस एडवाइस क्यों नहीं लेता। आपको तो सचमुच हमारा ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। अरे नहीं अभय जी, आप अपने दोस्त अनुराग को मुझसे बेहतर जानते हैं। वो बहुत जिद्दी है, लेकिन हाँ, अगर वो आपकी बात मान गए तो मैं जरूर ऑफिस आऊंगी। माधवी और अभय तो अपने बिजनेस की फाइलों में